देखेंगे लिंक ईट लव किल सीरीज का 10th एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डाह्युन, गेहून, ली और जे बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे और कई साल बाद वे एक दूसरे को पहचान भी पाए थे। डाह्युन ने ली पर कंप्लेंट करके यूगेन की मदद की थी, इसीलिए उसने डाह्युन को नई ड्रेस खरीद कर दी थी और यूगेन डाह्युन को अपनी बहन भी मानने लगी थी। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूगेन से मिलकर घर लौटते वक्त डाह्युन की सेफ्टी के लिए उसकी माँ और नानी उसको लेने आई होती है। डाह्युन बताती है कि यूगेन बहुत ही अच्छी है और उन्होंने मुझको ये ड्रेस भी खरीद कर दी है। घर के पास आकर वो देखती है कि गेहून का रेस्टोरेंट खुला हुआ है। वो गेहून से मिलने जाती है, लेकिन उसको देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें बुखार है? हाँ, जरा बुखार है, लेकिन मैंने टैबलेट खा ली है। वैसे भी मैं बिस्तर पर पड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब डाह्युन उसके साथ बैठकर कॉफी पीती है और कहती है तुम बिल्कुल मेरे अपोजिट हो, मुझे तो आराम करना बहुत ही पसंद है। तब गेहून बताता है कि मैं यहाँ अपनी बहन या उसके खोने की तलाश में नहीं आया हूँ, दरअसल मुझे अपने पापा की तलाश है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि येंग के खो जाने के बाद उसके पापा अक्सर उसकी तलाश में घर छोड़कर चले जाते थे। उन्होंने कई साल इस तरह बर्बाद कर दिए। हर बार मैं यही सोचता रहा कि वो येंग को इस बार घर लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि उन्हें मेरे पापा का वॉलेट मिला है, लेकिन उसके बाद आज तक मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और उनका पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। अब डाह्युन बड़ी इमोशनल हो जाती है कि आज तक गेहून अपनी बहन, माँ और पापा की फिक्र में ही अपनी जिंदगी जी रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम अपनी फैमिली के लिए हमेशा दुखी रहते हो, जरा उस माइंडसेट से बाहर निकलो और मेरी तरह खुश रहने की कोशिश करो। इस तरह समझाकर वो बाहर आती है। अब तक गेहून डाह्युन के इमोशन को फील कर रहा था, लेकिन इस वक्त डाह्युन गेहून के इमोशंस को पहली बार फील करने लगती है। गेहून अपने पापा की फोटो को देखकर उस दिन के बारे में सोचता है जब वो आखिरी बार अपने पापा से मिला था। वो रेलवे स्टेशन में बैठे थे। गेहून ने उन्हें समझाया था कि येंग की तलाश में हम सबकी लाइफ बीती जा रही है, पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाई है, उसके दुख में हमारी फैमिली भी बिखर चुकी है। मेरी बात मानिए, ये तलाश यहीं खत्म कर दीजिए और मेरे और माँ के बारे में जरा सोचिए। पर उसके पापा नहीं माने और कहने लगे यही मेरी आखिरी कोशिश होगी, मैं वापस आऊं या ना आऊं, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और ये कहकर वो चले गए थे। अब वो फोटो देखकर खुद से कहता है कि मैं जिससे भी बहुत प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। डाह्युन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे डर है कि वो भी मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मैं उससे ठीक से बात नहीं करता। अब इस तरह बड़बड़ाकर वो पीछे मुड़ता है तो डाह्युन वहां पर खड़ी होती है। मैंने तो तुमको जाने को कहा था, फिर तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? अरे मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी इमोशनल कनेक्ट वाली बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज बाहर जाते वक्त मुझे तुम्हारे इमोशंस फील होने लगे, इसलिए मैं लौट आई। इस इमोशनल कनेक्ट की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, है ना? वो ये सब कह ही रही होती है कि गेहून उसको बीच में टोक कर कहता है कि अब किसी भी हालत में मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो भागकर आता है और डाह्युन को किस करने लगता है। फिर आखिर उसने डाह्युन को प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई ली थी। तब जिम वहां पर आता है और उसको देखते ही डाह्युन चुपचाप ऐसे बाहर जाती है जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। अब डाह्युन को याद आता है कि बचपन में एक दिन ली ने उसे और येंग को एक जगह पर बुलाया था, दोनों वहां गई थी और वहां रेड कलर का एक गेट भी था। इतने साल बाद ये सब मुझको क्यों याद आ रहा है? मुझे उस रेड कलर गेट वाले घर का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर वो उस घर को ढूंढती है, लेकिन देर रात होने की वजह से वो ठीक से ढूंढ नहीं पाती। उसे जरा डर लगने लगता है और वो घर लौट रही होती है। फिर सेफ्टी के लिए वो गेहून के साथ फोन पर बातें करने लगती है और इस तरह वो आखिरकार घर पहुंची जाती है। लेकिन उसे नींद नहीं आती और यही ख्याल आ रहे होते हैं कि अगर उस रेड गेट का पता लगा लिया तो और भी कई बातें मुझको याद आ जाएंगी। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त डाह्युन ठीक से नहीं खाती और खुद ही बातें करके हंसने भी लगती है। दरअसल वो कल रात के किस के बारे में सोच रही होती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे रंग ढंग देखकर लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, कहीं वो लड़का गेहून तो नहीं है? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होगा भी तो क्या तुम्हें गेहून पसंद नहीं? बेटी, वो अच्छा लड़का है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वो हमेशा तुम्हें डांटता रहता है, इसलिए वो मुझको पसंद नहीं है। फिर डाह्युन गेहून के रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। नानी पूछती है कि तुम उससे साफ साफ क्यों नहीं कह देती है कि गेहून तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? माँ, आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हैं। अगर मैंने उसको वजह बता दी तो उसके बचपन की सारी बातें बतानी पड़ेंगी। वो सब जानकर डाह्युन जरूर किसी मुसीबत में पड़ सकती है और मैं उसके भले के लिए ही उससे ये सीक्रेट छुपा रही हूँ। इस तरह दोनों किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रही होती हैं। लगता है कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपा रही हैं। अब डाह्युन एकदम खुश होकर गेहून की लवर बनकर रेस्टोरेंट में कदम रखती है। वो सपने देख रही होती है कि गेहून उससे बड़े प्यार से बातें करेगा, लेकिन वो हमेशा की तरह बात करता है और उसको एक के बाद एक काम देकर बड़े नौकर की तरह पेश करता है। अब डाह्युन कंफ्यूज होती है कि कल तो इसने मुझको प्रपोज किया और किस भी किया था और आज ऐसी बातें कर रहा है, कहीं कल मैंने सपना तो नहीं देखा? कल इतनी रोमांटिक बातें करके आज ये मुझसे नौकर की तरह बात क्यों कर रहा है? इतने में यूगेन वहां पर आकर कहती है कि मैंने यहाँ जॉब कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है और मैं अपना बेस्ट दूंगी और हम जल्दी इस रेस्टोरेंट को पब्लिक के लिए खोल देंगे। इस तरह सब बहुत ही खुशी से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन डाह्युन अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर ऊपर प्लांट्स को पानी दे रही होती है।
अब गेहूं उसके पास जाकर कहता है कि हम वहाँ सीरियस बातें कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो। हाँ, मैं गुस्सा क्यों होने लगी सर, तुमने तो अभी तक अपने फोन कॉन्टेक्ट्स में मेरा नाम भी सेव नहीं किया। मुझे तो लगता है कि कल मुझे किस करके प्रपोज करने के बाद तुमने अपना फैसला बदल लिया है, लेकिन मैं इस तरह कंफ्यूजन में नहीं जी सकती समझे, इसलिए तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला ये कि हम दोनों कल की बातें भूलकर अपना अपना काम करें। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो मैं जरूर तुम पर एक चांटा मारूंगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये सारा पानी तुम पर डाल दूंगी। अपना ऑप्शन जल्दी चूज करो। अब गेहूं उसके पास जाकर कहता है कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। मैं तुमको बता चुका हूँ कि मैं इस एरिया में किस लिए आया हूँ। मेरी पूरी लाइफ दुखों के बीच रही है और यहाँ आकर तुमसे मिलने के बाद ही मेरी लाइफ में थोड़ी खुशी आई है और इसको मैं खोना नहीं चाहता। और मैं एक अच्छा शेफ भी हूँ, इसलिए तुम्हें तरह तरह की डिशेस बनाकर पूरी लाइफ खिला सकता हूँ। क्या तुम्हें इस तरह का लाइफ पार्टनर पसंद नहीं है? इस पर डार्विन हंस पड़ती है कि प्रपोज करने का ये बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा तुमने, कहाँ से सीखा? मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ कि आज तुम मुझको देखकर इतना क्यों कर रहे थे? अरे वो इसलिए मेरी जूलियट, क्योंकि वहाँ पर जिम नाम का एक चलता फिरता सोशल मीडिया है, उसको पता लग गया तो वो पूरे एरिया में ढिंढोरा पिटा देगा। इस वक्त ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए तो बढ़िया होगा। इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है और जब कोई नहीं होता तो ये दोनों घंटे एक साथ वक्त बिताते हैं। जब दूर होते हैं तब भी हाथ से इशारा करके बातें करने लगते हैं। अब डाह्युन गेहूं के रेस्टोरेंट में काम कम और रोमांस ज्यादा करते हैं। इस तरह बीच बीच में डाह्युन उस रेड गेट का पता लगाने की कोशिश भी कर रही होती है। तब उस एरिया में उसको एक ब्लू गेट दिखता है जिसका डिजाइन बिल्कुल उस गेट की तरह होता है जो उसने बचपन में देखा था। फिर पास जाकर देखने पर उसे यकीन होता है कि ये वो वाला गेट नहीं है। फिर वो आगे निकल जाती है। अब गेहूं मार्केट में एक आदमी से अपनी बहन यंग के बारे में पूछता है। शायद वो इस आदमी को जानता है। वो कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगा, बाकी बातें वही करेंगे। फिर गेहूं रास्ते में डाह्युन से मिलता है और दोनों साथ ही रेस्टोरेंट जाते हैं। कुकिंग करते वक्त भी दोनों बातें करते रहते हैं। डाह्युन उसका फूड जरा सा टेस्ट करती है और सुपर्ब, ऑसम, आहा, मस्त ये करके बड़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ करने लगती है। इनका ड्रामा देखकर युगेन पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? गेहूं ना कहता है और डाह्युन हाँ कह देती है। अब युगेन समझ जाती है कि दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है। फिर युगेन भी इनके प्यार के लिए हेल्प करने लगती है और जब भी दोनों क्लोज होते हैं तो युगेन जिम को बाहर खींचकर लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के प्यार के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ डाह्युन पूछती है कि आखिर हम दोनों का रोमांस कब तक सीक्रेट बना रहेगा? अब तो युगेन को भी पता चल चुका है, अगर न्यूज फैल गई तो हम दोनों फंस जाएंगे। गेहूं कहता है कि क्या तुम सबको बताना चाहती हो? नहीं नहीं, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाने तो फिर हम अपने प्यार का ऐलान कर देंगे। इस पर दोनों हंसने लगते हैं और साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर हुआन डाह्युन की माँ से मिलने आया होता है। वो कहता है कि ली के मामले में मैं आपकी बेटी की मदद नहीं कर सका, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। यहाँ पुलिस स्टेशन से गेहूं को एक कॉल आता है कि रेस्टोरेंट के पास उन्हें एक फोन मिला है। अब गेहूं तुरंत स्टेशन से जाकर उस फोन को चेक करता है कि कहीं ये ली का फोन तो नहीं है, पर उसमें उसका कोई फोटोज या कांटेक्ट नहीं होते। गेहूं कहता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, इससे ली के बारे में हम क्या पता लगाएंगे? और पुलिस ऑफिसर हुआन गेहूं को देख रहा होता है। अब और कोई रास्ता न पाकर गेहूं अपने बचपन के दोस्त जय से मदद मांगता है। जय, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, क्या यहाँ के सीसीटीवी कैमरास को चेक करके ये पता नहीं लगा सकते कि ली आखिरी बार कहाँ देखा गया था? इस पर जय कहता है कि प्रॉपर वारंट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और अगर कर भी सकता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तब गेहूं के रेस्टोरेंट में वही आदमी आता है जिससे गेहूं मार्केट में मिला था। वो यंग के बारे में कुछ बताने आया होता है। डाह्युन कहती है कि गेहूं बाहर गया है और अभी अभी आता ही होगा। ये कहकर वो उस आदमी को अंदर बिठा देती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर हुआन राउंड्स पर होता है। गेहूं और जय को साथ देखकर हुआन उनके पास जाता है। दरअसल गेहूं ने ही हुआन को बुलाया था। गेहूं कहता है कि पियानो टीचर बेकसूर है और उन्होंने मेरी बहन का खून नहीं किया है, लेकिन इतने साल से वो अपने सर पर खून का इल्जाम लिए घूम रहे हैं। हुआन कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता था। उन्होंने येंग को अकेली देखकर अपनी कार में लिफ्ट देने की कोशिश की थी। उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन सबका शक उन्हीं पर था क्योंकि वो क्लब में पार्ट टाइम पियानो प्ले करते थे। एक दिन एक शराबी बेवजह उनसे भिड़ गया और हाथापाई में उनके हाथ और शर्ट में खून लग गया था। डीएनए टेस्ट में साफ पता चल गया था कि येंग के केस में मिस्टर चैंग बेकसूर है, लेकिन हमारे चीफ ऑफिसर ने हमें उन डिटेल्स को छुपाने पर मजबूर कर दिया था। चैंग छोड़ दिए गए थे, लेकिन सभी उन्हें खूनी मानने लगे थे। हमें चीफ की बात तो ठीक नहीं लगी थी, लेकिन हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस एविडेंस के आधार पर जे के पापा बेकसूर साबित हो सकते थे उन्हें भी पूरी तरह से मिटा दिया गया था। अब जे को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं उस चीफ का खून कर दूंगा। फिर गेहूं उसको रोक लेता है और कहता है कि जल्दबाजी मत करो, तुम पहले अपने पापा से बात करो। यार मैं किस मुंह से उनके आगे जाकर माफी मांगूंगा? मेरे किए की सजा इतने साल से भुगत रहे हैं। अब गेहूं गुस्से में कहता है कि कम से कम तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने तो हैं। भगवान न करे कि उन्हें कुछ हो जाए तो फिर तुम माफी मांगने के लायक भी ना हो। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पापा जिंदा हैं या नहीं। मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं होता दोस्त, तुम अभी जाओ और अपने पापा से बात करो। इस तरह इमोशनली कहकर गेहूं चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मिंजू वहाँ राउंड्स पर आती है और जे से पूछती है तुम इतने उदास क्यों हो?
वो चुप रहता है और उसको देखकर मिंजो को कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब जे उसके लिए पियानो बजाया करता था। अब वो जे को गले लगा लेती है। अब रात बहुत ही हो चुकी है और वो आदमी भी चला जाता है जो गेहून से मिलने आया था। डाह्यून दोबारा रेस्टोरेंट में आकर चेक करती है तो गेहून अकेला बैठा होता है। तो डाह्यून उसके पास जाती है। वो कहता है कि मैं जरा थक गया हूँ और ये कहकर वो डाह्यून के कंधे पर सर रखकर आराम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद डाह्यून लाइब्रेरी जाती है और फिर घर लौटते वक्त ली आकर उसको डरा देता है। वो कहता है कि जब गेहून को पता चलेगा कि बचपन में तुमने क्या किया तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। आगे जो होगा वो तो तुम देखने ही वाली हो। इस तरह उसे धमकाकर ली चला जाता है। डाह्यून तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करती है कि ली इस एरिया में घूम रहा है और मुझे धमकाकर भी गया है। फिर गेहून उससे अकेले में बात करता है तो वो बताती है कि मैंने ही ली को इंस्टा पर मैसेज करके बुलाया था ताकि मुझे बचपन की सारी बातें याद आ जाए। गेहून कहता है कि उससे अकेले में मिलना सेफ नहीं है। क्या तुम मेरे पापा को ढूंढने के लिए ऐसा कर रही थी? ये बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। दरअसल मैंने ही येंग को आखिर में देखा था। अब ये सुनकर उसका शरीर कांपने लग जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि वहां पर क्या हुआ था? और गेहून के इस सवाल के साथ ही आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।